रिएक्शंस ऑफ कार्बीन में देखो, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक है साइक्लो एडिशन और दूसरा है इंसर्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको कार्बीन की प्रिपरेशन, कार्बीन के टाइप्स ये सब बता रखा है। दो तरह के कार्बीन्स होते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, बता रखा है सब। साइक्लो एडिशन कैसे करते हैं? मान लो हमने कोई एल्कीन ले लिया और इसके ऊपर CH2N2 से हीट करके कार्बीन बना रहे हैं। आपको तो पता है ये CH2N2 में एक ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है इस टाइप की, और इससे बनता है कार्बीन, ठीक है ना। तो अगर कार्बीन इस पे एडिशन करने के लिए आ जाए तो डबल बॉन्ड तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इधर से अटैक कर लेगा। इस तरह से एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। साथ में एक और बात होगी, जरा देखो, हमारे पास CH2N डबल बॉन्ड N- ऐसे है। डबल बॉन्ड पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो नेगेटिव सेंटर डबल बॉन्ड पे अटैक कर लेगा। तो एक हमें 5 मेंबर्ड रिंग भी मिलती है। क्यों? ऐसे ये मेजर है और ये माइनर है। डाइएजोमीथेन डायरेक्ट एडिशन कर ले तो वो वाला प्रोडक्ट, और डाइएजोमीथेन कार्बीन बनाकर कार्बीन का साइक्लो एडिशन करवाए तो ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना। सिस ट्रांस अगर कहीं होगा तो उसको इंक्लूड करना है। जैसे मान लो ये सिस एल्कीन है और आपने यही वाली रिएक्शन करवाई, तो एक तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग जिसमें सिस पर 2 मिथाइल लगे होंगे, और उसके अलावा एक ये 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें N डबल बॉन्ड N भी प्रेजेंट। अगर ट्रांस हुआ तो मान लो हमने ट्रांस ब्यूट-2 ले रखा है, सेम रिएक्शन करवाएं तो ट्रांस पे हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और ट्रांस पर ही हो जाएगा ये 5 सदस्यों वाली ये वाली रिंग। ये डबल बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? मेजर प्रोडक्ट यही होगा। मान लो हमने साइक्लोएल्कीन इससे बनवाया, मिथाइल कीटीन से, तो क्या बन जाएगा? कैसा कार्बीन बनेगा? मिथाइल कार्बीन बनेगा, साइक्लो एडिशन हो जाएगा। तो देख लो ये बन जाएगा। एक मिथाइल तो इसके साथ भी आया ना, क्यों भाई? बात समझ में आ रही है? अगर हमने CHCl3 और KOH के साथ बनाया तो आपको तो पता है कि ये डाइक्लोरोकार्बीन बन जाएगा, DCC बता रखा है मैंने। तो ये कैसा बन जाएगा बताओ? ऐसे डाइक्लोरोकार्बीन का साइक्लो एडिशन हो जाएगा। ये रिएक्शन हालांकि यहाँ नहीं रुकेगी, KOH क्योंकि रिएक्शन वेसल में प्रेजेंट है, तो ये OH और OH बन जाएगा, और ये अनस्टेबल है, H2O निकालकर फाइनली साइक्लोप्रोपेनोन जैसा बन जाएगा। इसको ले लो, डायरेक्ट ये वाला ले लो, क्या बन जाएगा बताओ? ऐसे बन जाएगा। लेकिन KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी। आपको तो पता है अगर कार्बन पर Cl है और OH भी प्रेजेंट है तो SN1 या SN2 रिएक्शन होगी, तो क्यों? तो साइक्लोप्रोपेनोन बन के रिएक्शन रुकेगी जाकर, ठीक है। बोर्ड की ओर सभी लोग देखें, अगर हम साइक्लोपेंटाडाइईन ले लें और इस पर क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो कायदे से तो साइक्लो एडिशन होना चाहिए था, लेकिन ये रिंग एक्सपेंशन करके
क्लोरोबेंजीन बना लेता है। कैसे होती होगी ये रिएक्शन, आप देखें बेटे। KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिडिक H निकल जाएगा। तो एसिडिक H के निकलने से यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इसने क्या दिया, DCC दिया, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन ने साइक्लो एडिशन किया, ये एरोमेटिक था, क्यों, दिस वाज एरोमेटिक। बट आफ्टर साइक्लो एडिशन एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, क्यों। कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज्यादा देर नहीं रह सकता, वो तुरंत उसको रिटेन करना चाहता है। तो वो क्या करता है, रिंग एक्सपेंशन करवाता है। उसने कहा भाई ये वाला रिंग बॉन्ड ये तोड़ दो। जरा ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड पहले से, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, और फिर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेंजीन बन गया ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है एक बार। उन्होंने ये वाला रिएक्शन देके बोला था क्या प्रोडक्ट होगा, और उन्होंने अलग अलग साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट भी वहां पे लिख रखे थे। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन एकदम सेम ऐसा ही, दिस इज ए क्वेश्चन टू यू। हम लोग लेंगे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोडक्ट, और उसको भी शो करना पूरा। 3-क्लोरोपिरिडीन, क्यों, सभी ने बनाया, कैसे हुआ बताओ। KOH ने H+ निकाल लिया होगा, N- बन गया, इस बीच DCC आया, इसने क्या किया बताओ, साइक्लो एडिशन कर लिया, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। तो एरोमेटिसिटी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए डबल बॉन्ड, रिंग एक्सपेंशन और ये आउट, ठीक है। Cl- बाहर हो जाएगा। तो 3-क्लोरोपिरिडीन इज द आंसर। इधर मिटाऊं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एक रिएक्शन है, नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, RT, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड में पूछा जाता है ये। फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म की, जिसमें KOH जो है वो रिएक्शन करता है, वही DCC बनता है इसमें भी, डाइक्लोरोकार्बिन, जो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके और बाद में वहाँ CHO बना लेता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो है सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जेई ने तो एक बार इसका एक कॉम्प्रहेंशन बनाया था इस रिएक्शन पर, ठीक है ना। अभी आप याद रखें, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको बहुत डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ने वाले हैं। और एक रिएक्शन और है, नाम है कार्बिलेमीन रिएक्शन। एक बार पहले POC में इसका जिक्र कर चुका हूं मैं, लेकिन अभी एनिलीन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वापस से इसके बारे में बात करेंगे। एनिलीन, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज एनिलीन, और इसमें जब हम CHCl3 और KOH की रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इज द इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। अगर आपको याद हो तो POC में मैंने बताया था कि प्राइमरी एमीन का आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, जिसमें बहुत बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि ये एक प्राइमरी एमीन है। वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफैटिक भी हो सकता है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलेमीन रिएक्शन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आप देखें कि ये एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है और उसकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। हालांकि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, बट इट शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड्स का कैरेक्टर है और एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कैरेक्टर है, और बेंजीन का DU है 4. That means it has a very high degree of unsaturation. Even then it shows substitution reaction like saturated compounds because the double bonds inside are very stable due to aromaticity.
कायदे से इसको एडिशन रिएक्शन करना चाहिए था, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, लेकिन बेंजीन अनसैचुरेटेड होते हुए भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का कैरेक्टर है। और बेंजीन के खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को आकर्षित करता है, और बेंजीन रिंग पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करवा देता है। बात समझ में आ गई? और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, तो और फास्ट होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है जिसने रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो ये इसको अटैक करके वहां पे CCl2 का अटैक करवा लेता है, बाद में OH बन जाता है, H2O निकल जाता है, CHO आ जाता है। NH2 भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। कायदे से यहां भी सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एनिलीन के साथ CCl2 वही इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पर अटैक नहीं करता, ये इसके यहां पर अटैक कर लेता है। ये एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो जाती है। ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। तो ऐसे हम लोग जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो मैं कंपेयर करवाता रहूंगा आपको कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कहां पर ये रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि देखने में सिस्टम दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे OH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसी तरीके से NH2 भी एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग ERG है। तो कायदे से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड थी, तो ऐसे में CCl2 को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक करवाना चाहिए था बेंजीन रिंग पर, लेकिन उसने एनिलीन के साथ अलग बिहेवियर शो किया और फिनॉल के साथ अलग बिहेवियर शो किया। ऐसे दूसरे एक आध और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो एनिलीन और फिनॉल के साथ अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, तो हम लोग उनका कंपैरिजन कर करके पढ़ेंगे। वैसे फिनॉल एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे और एनिलीन भी एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें हम इन रिएक्शंस को अलग अलग भी पढ़ेंगे। लेकिन जब फिनॉल पढ़ा रहा होऊंगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल अलग तरीके से व्यवहार करता है एनिलीन के साथ, उन दोनों को साथ साथ कंपेरिजन भी कर लेंगे। मतलब मैं अपनी कायदे से आप इसका कंपेरिजन कर लेते, लेकिन आप कुछ कर लें, यही अपने आप में बड़ा काल्पनिक सा तथ्य है, तो हम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? NH2 का तो एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन ये है कि ये OH है, ये NH2 है और ये पायरोल जैसा है। ठीक है ना? और हमने CHCl3 का एक्सेस में ले रखा है, मतलब सफिशिएंट मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म और KOH ले रखा है। आप बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 का कॉम्बिनेशन है। क्या कहते हो? फिनॉल के ऑर्थो पर CHO लग जाना है, NH2 का क्या हो जाना है? NC, और पायरोल का क्या हो जाना है? रिंग एक्सपेंशन के साथ 3-क्लोरोपिरिडीन टाइप का। कर लोगे क्या? इन तीनों ही रिएक्शंस को एक साथ क्लब करके ये क्वेश्चन है, तो बता दो। OH के ऑर्थो पर CHO हो जाएगा, ये रीमरटीमन है। NH2 की जगह NC हो जाएगा, ये कार्बिलेमीन है। क्यों? और ये रिंग एक्सपेंशन के साथ 3-क्लोरोपिरिडीन जैसा बना लेगा। समझ गए? तो ये तीनों ही क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है ये, और कुछ नहीं है। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे थे? उसका नाम है इंसर्शन रिएक्शन। इस पे ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। कार्बीन की इंसर्शन रिएक्शन ऐसे होती है कि ये OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। जैसे मान लो आपने कार्बीन बनवाया, तो ये कार्बीन यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, यहां पर। तो पता लगा आपने एल्कोहल लिया था जो मिथाइल ईथर बन गया। ठीक है ना? या अगर आप एसिड ले लें, एसिड, सेम रिएक्शन करें, CH2 यहां बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो? क्या एक एस्टर बन जाएगा ये? अच्छा, और ये इधर की ओर हमेशा मिथाइल ही बनेगा, बोलो क्यों? क्योंकि आपने इंसर्शन करवाया है CH2 का, एक कार्बन का। ठीक है? डेफिनेशन क्या है साहब? पहली डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। या फिर तीसरी डेफिनेशन है
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर चौथी डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, लेकिन दूसरे किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेकर गेन कर लेता है। तो उस कंपाउंड ने लॉस किया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने खुद ने गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया। लिख लो, द सब्सटेंस which oxidizes other compounds, the substance which oxidizes other compounds and itself undergoes reduction. The substance which oxidizes other compounds and itself undergoes reduction is an oxidizing agent. The substance which oxidizes others and itself undergoes reduction is an oxidizing agent. बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, उसमें भी सबसे पहले रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। एक बार पीओसी के समय इसका जिक्र हुआ था, लेकिन तब हम लोगों ने सिर्फ रिजल्ट पे काम किया था, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो ऐसे करके हम आगे बढ़ गए थे। आज हम इसको डिटेल में विद मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है। एक को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर और डाइमिथाइल सल्फाइड। और दूसरी टाइप की जो ओजोनोलिसिस है उसका नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है ओजोन फॉलोड बाय H2O और H2O2। पहले मैं आपको बताता हूं कि जब किसी अल्कीन पर ओजोनोलिसिस होती है तो क्या मैकेनिज्म है। ओजोन का एक आइसोमर ऐसा है, तो ये एल्कीन के ऊपर आ जाता है। आपको तो पता है कि एल्कीन किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को अटैक करता है, क्योंकि एल्कीन एक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस है, और ऐसे में इसका खुद का कार्बन पॉजिटिव हो जाता है तो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज उसके ऊपर अटैक कर देता है। एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जो बहुत कम स्टेबल है और उसका नाम है मोल ओजोनाइड। This is mole ozonide, which is less stable or unstable, you can say. It is unstable. और इसके फ्रैक्शंस बन जाते हैं, ये फ्रैक्शनेट हो जाता है। ये बॉन्ड इधर, आपको तो पता है कि परऑक्सी लिंक जो है वो वीक होते हैं, तो फ्रैक्शंस बनने की वजह से ये ऐसा हो जाता है। जरा देखो, ये दो फ्रैक्शंस में टूट जाता है ऐसे। इन फ्रैक्शंस के होने का सबूत भी है। जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो इस तरह के कंपाउंड बने हैं। ट्रेस अमाउंट में यानी बहुत कम अमाउंट में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं, ट्रेसेस में ऐसे कंपाउंड मिले हैं ओजोनलिसिस के दौरान। और ओजोनलिसिस के दौरान ऐसे कंपाउंड्स का मिलना, इन फ्रैक्शंस का मिलना, इस बात का सबूत है कि इस तरह से ये टूटा है। टूटने के बाद फिर से ये आपस में ऐसे इंट्रा अटैक कर लेते हैं ऐसे। तब एक ज्यादा
ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है ओजोनाइड। दिस इज द एक्चुअल इंटरमीडिएट ऑफ दिस प्रोसेस। इसका नाम है ओजोनाइड एंड ओजोनाइड इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट ऑफ द ओजोनलिसिस प्रोसेस। अब इसमें हमने वाटर मिलाया, 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर इसको इस तरह से ब्रेक करता है, जरा देखो ऐसे। एक H2O इस पर आया OH OH, एक H2O इस पर आया OH OH और एक H2O ने इसको मिला के H2O2 बना लिया। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 मोल इस तरह से OH OH। ये एक तरह से एल्डिहाइड है, क्यों? इसमें से H2O निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। और साथ में क्या मिला? साथ में मिला H2O2। अब इसको, इस मिक्सचर को अगर आपने जिंक और वाटर से ट्रीट कर दिया तो एल्डिहाइड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज जिंक विल डिस्ट्रॉय दिस H2O2। जिंक विल डिस्ट्रॉय द H2O2। अगर H2O2 को डिस्ट्रॉय करने का प्रबंध आपने नहीं किया, डाइमिथाइल सल्फाइड भी यही काम करता है, H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये एल्डिहाइड मिल जाता है। अगर आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया और H2O2 को रहने दिया तो वो उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है। तो आप देखें, ये वाला प्रोसेस रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, ये वाला प्रोसेस फिर से रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, और ये तीसरा वाला प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है। तो एक्चुअली जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड का काम क्या है? इसका काम यह है कि वो H2O2 जो रिएक्शन के दौरान ही बना था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई प्रबंध नहीं किया तो जो एल्डिहाइड रिएक्शन में बना है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। अगर कीटोन बना होता तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना होता, क्योंकि कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशन लेनी पड़ती है, तो कीटोन का कीटोन ही रह जाना था। लेकिन अगर एल्डिहाइड बना है और आपने H2O2 को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। जिंक H2O और डाइमिथाइल सल्फाइड is used to destroy H2O2। कैसे डिस्ट्रॉय करता है साहब? H2O2 को अगर आपने जिंक के साथ मिलाया तो ये ZnO बन जाएगा और H2O2 का H2O बना लेगा। अगर आपने H2O2 को डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ मिलाया तो ये खुद जो है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बना लेगा। ये ऐसे है, देखो, आपको याद है DMSO, डाइमिथाइल सल्फाइड और प्लस H2O बन जाएगा DMSO। एक बार जे ने एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट 1 कि डाइमिथाइल सल्फाइड लिया, रिडक्टिव ओजोनलिसिस हुआ। स्टेटमेंट 2, डाइमिथाइल सल्फाइड destroys H2O2 and is converted to DMSO vapors। ट्रू, मतलब ए उसका आंसर था। समझ में आ गई बात? तो एग्जैक्टली इसी पोर्शन से एक क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, नोट करें। करते हैं, मान लो कोई अल्कीन ले लें, इधर हमने इस तरह से ले लिया है, डबल बॉन्ड की एक कार्बन पर हाइड्रोजन है और एक पर नहीं है। रिएजेंट देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस का केस है या ऑक्सीडेटिव। बताओ भाई, ये रिडक्टिव है तो रिडक्टिव में आप बॉन्ड तोड़ें और डबल बॉन्ड वो लगाएं दोनों तरफ से, ठीक है ना? तो जिस कार्बन पर H है उस कार्बन पर तो एल्डिहाइड बन जाएगा और जिस पर H नहीं है उस पर बन जाएगा कीटोन। बात समझ में आ रही है? अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता, तो जिस कार्बन पर एल्डिहाइड बन रहा था वहां से एसिड बन जाता और जिस पर कीटोन बन रहा था वो कीटोन ही रह जाता, बिकॉज कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर normal circumstances।
ठीक है ना। अगर ये अल्काइन होता, अगर ये अल्काइन होता और हम रिडक्टिव कर रहे होते तो ये डाइकीटोन बना लेता, और अगर हम ऑक्सीडेटिव कर रहे होते तो 2 मोल्स एसिड के बन जाते। अगर दोनों आर सेम होंगे तो 2 मोल बन जाएंगे सेम एसिड के, अदरवाइज अलग अलग एसिड। इन केस ऑफ अल्कीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इज मोस्ट कॉमन, एंड इन केस ऑफ अल्काइंस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इज मोस्ट कॉमन। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो एग्जांपल्स देख लो। अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड लिया हमने और हमने करवाया रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों, बॉन्ड तो यहां से टूट जाना है, क्यों? लेफ्ट साइड से हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, और राइट साइड से क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। अगर ऑक्सीडेटिव करवाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो? ये मिलेगा एसिटिक एसिड और ये मिलेगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड फर्दर CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखना, बस इतनी बात ध्यान रखना कि अगर फॉर्मिक एसिड बनेगा तो फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, उसको हम CO2 और H2O की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट CO2 लिख देंगे वहां पे। समझ गए क्या? जैसे मान लो आपने लिया है इस तरह का कोई अल्कीन लिया, तो बताओ जरा रिडक्टिव में क्या होगा और ऑक्सीडेटिव में क्या होगा बोलो? रिडक्टिव में हमें मिलेगा इधर से एसीटोन, क्यों? और इधर से मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, और ऑक्सीडेटिव में एसीटोन का एसीटोन ही रह जाएगा और इसको CO2 लिख देंगे डायरेक्ट। समझ गए क्या? जहां कहीं एक कार्बन वाला एसिड मिलने वाला है तो वहां हम फॉर्मिक एसिड ना लिखकर CO2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो जरा करो, बताना भाई। पहला वाला रिडक्टिव है और दूसरा वाला ऑक्सीडेटिव है। अच्छा, सिस हो या ट्रांस हो, सिस हो या ट्रांस हो, दोनों से सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसकी प्रैक्टिस एक बार हम कर चुके हैं काफी। चलो बोलो, Me2CO एसीटोन मिल जाएगा, इसमें भी यही मिल जाएगा, क्यों? ये बेंजोफिनोन है, 2 मोल सेम। इसमें ब्रेक कर लो, जिधर हाइड्रोजन है उधर से CHO और जिधर हाइड्रोजन नहीं है उधर से कीटोन। इसमें भी कीटोन वाला तो कीटोन ही रह जाना है, और जहां एल्डिहाइड मिलना था वहां एसिड मिल जाएगा। इसमें बोलो CH3CHO के 2 मोल और ये CH3COOH के 2 मोल। इसमें बोलो ये हेक्सेन डाइयल और ये एडिपिक एसिड। Oxidation of alkenes and alkynes by 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, और दूसरा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कोई डबल बॉन्ड लिया है और इनमें से कोई भी ले लें आप, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 H प्लस या OH माइनस, या फिर आप ले लें K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे।
जिधर डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन है उधर से तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिधर हाइड्रोजन नहीं है वहां से कीटोन मिलेगा। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल है, लेकिन इसका मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लें आप तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा एग्जांपल देखो, बोलो बोलो क्या मिलेगा। एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इसके लिए बताना, जिधर H नहीं था उधर से कीटोन, और जिधर H था उधर से एसिड। बात समझ में आ रही है? ऐसे कर लो तो ये भी टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, तो 2 मोल COOH और COOH, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये मिल जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर होगी ये बात? नोट करो इसको। यहां पर लिखता हूं जरा ना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जरा ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बारे में जरा लिखें। जरा नोट कर लो फिर। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड under drastic conditions. I repeat, ketones can be oxidized under drastic conditions. That means in presence of strong oxidizing agent, under high temperature pressure conditions, in presence of strong OA लिख दो, in presence of strong oxidizing agents, under high temperature pressure condition, and on prolonged keeping, मतलब ज्यादा देर तक रखने पर, with breaking of कार्बन बॉन्ड, with breaking of कार्बन बॉन्ड। कैसे? जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देखें। अगर मान लीजिए हमने एक कीटोन ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं कोई, वही हॉट के MnO4, ठीक है ना, H+ या OH- या फिर K2Cr2O7, जो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और प्रोलॉन्ग कीपिंग मतलब बहुत ज्यादा समय तक रखने पर इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तरफ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ से दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बताने में जरूरत नहीं है बताने की, बता देता हूं कि C डबल बॉन्ड हो छोटे वाले R के साथ हमेशा प्रेजेंट रहता है। ऐसा माना जाता है कि पहले इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ, टॉटोमेरिज्म होने से ये एक इनॉल में बदल गया, और इनॉल भी कौन सा बनेगा? जो ज्यादा क्राउडेड वाला इन हो, और उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन होने से 2 फ्रैक्शंस बने। आप देख रहे हो ना, नंबर ऑफ कार्बन दोनों फ्रैक्शंस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए। क्यों? छोटे वाले साइड के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड रह गया और दूसरे वाले साइड पर 3 कार्बनों का एक दूसरा एसिड बन गया। जितने भी कार्बन होंगे कीटोन में उसके 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे और दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर दोनों तरफ कार्बनों की संख्या कुल मिलाकर बराबर रही तो सेम एसिड बन जाएगा, वरना डिफरेंट एसिड्स बन जाएंगे। बट C डबल बॉन्ड O रिमेन्स अटैच्ड विद द स्मॉलर R ग्रुप। बात समझ में आ रही है?
तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है ड्रास्टिक कंडीशन में तो वो इस तरह से होता है कि उसके दो टुकड़े बनते हैं, फ्रैक्शंस बन जाते हैं। बात समझ में आ रही? और ऐसा माना जाता है, आई मीन इट इज प्रपोज्ड दैट दिस फ्रैक्शनेशन गोज थ्रू इनोलाइजेशन। ठीक है ना? रिलेशन पर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस ऑफ कोर्स। 3 रिएजेंट्स हैं अगर पर हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो 3 रिएजेंट्स हैं। एक है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। इस रिएजेंट का नाम है बेयर्स रिएजेंट। सिन एडिशन होता है। पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल समझते हो ना? एडजेसेंट कार्बन पर OH लगे हुए। सिन एडिशन होगा तो सेम साइड से OH आएंगे। ठीक है ना? एक और रिएजेंट है, नाम है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसमें भी वही है, इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही है, सिन एडिशन होता है और इसमें भी जो प्रोडक्ट बनता है वो यही वाला बनता है, विसिनल डाइऑल। सेम साइड से दोनों OH लगते हैं। एक और रिएजेंट है, नाम है पर एसिड। ये एक पर एसिड है। पर एसिड से पहले इपॉक्सीडेशन होता है, तो इपॉक्सीडेशन से पहले तो ये बन जाता है एक इपॉक्साइड, लेकिन जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तब इसमें विसिनल डाइऑल बनता है और वो भी एंटी एडिशन। ओवरऑल इट इज एन एंटी एडिशन। ओवरऑल दिस प्रोसेस इज एन एंटी एडिशन। ओवरऑल एंटी एडिशन। बात समझ में आ रही? तो 3 तरह से हम पर हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं, एक बेयर्स रिएजेंट से, एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से और एक पर एसिड से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैकेनिज्म देख लो। पहली बेयर्स वाली, बेयर्स वाली मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। MnO4 आता है, MnO4 माइनस ऐसा होता है, देखो ये। ठीक है ना? बात समझ में आई? एक तरफ ये अटैक करता है और दूसरी तरफ ये अटैक कर लेता है। ठीक है? तो ये एक मैग्नेट एस्टर टाइप का एक साइक्लिक एस्टर बन जाता है पहले। और ये अनस्टेबल है, H2O की प्रेजेंस में ये टूट जाता है यहां से। तो ये सिन एडिशन हो भी गया। क्यों? सिन एडिशन भी हो गया और ये MnO2 अलग हो जाता है। तो विसिनल डाइऑल है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी सेम ऐसे ही। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ऐसे ही आता है, सेम। ऑस्मियम है, 4 ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो ये इधर आता है, ये इधर जाता है और ये इधर चला जाता है। वैसे बिल्कुल वैसी सिन एडिशन। फिर H2O से ये टूट जाता है बॉन्ड, तो ये बन जाता है सिस वाला 1,2 डाइऑल। ये तो पता ही आपको, स्टीरियो के रूल लगेंगे इसमें। सिस पर सिन एडिशन से मीजो और ट्रांस पर सिन एडिशन से रेसमिक। ठीक है ना? बता रखा है मैंने आपको पहले ही। इसका परऑक्साइड वाला थोड़ा सा अलग है, पर एसिड वाला, आई एम सॉरी। पर एसिड पहले बताता हूं कि बनता कैसे है। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप H2O2 डाल दें तो पर एसिड बन जाता है। किसी कंपाउंड के लिए, किसी कंपाउंड के नाम में अगर हमने पर प्रीफिक्स लगाया है तो समझो कि उसमें परऑक्सी लिंक है।
एक सूडो पर एसिड भी होता है जिसमें हम पर नाम के पीछे लगा तो देते हैं लेकिन उसमें परऑक्सी लिंक नहीं होता है। किसी दिन उस पर डिटेल में बात करेंगे। H2O2 डाल के पर एसिड बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए पर फॉर्मिक एसिड को शॉर्ट में PFA बोलते हैं और ये शॉर्ट नोटेशन यूज किया जाता है रिएक्शन के दौरान। या फिर पर एसिटिक एसिड, नाम है पर एसिटिक एसिड PAA, या फिर पर बेंजोइक एसिड PBA। एक और होता है जो बड़ा कॉमनली यूज करते हैं और वो है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, नाम है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड और शॉर्ट में लिखते हैं MCPBA। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से PBA, PAA ऐसे रिएक्शन के दौरान लिखा जाता है रिएजेंट के तौर पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर एसिड की बात चल रही है। ठीक है, नोट करें। हमने डबल बॉन्ड ले लिया और एक पर एसिड ले लिया, ठीक है ना। तो ये इधर से अटैक करता है इसके ऊपर, क्योंकि ये परऑक्सी लिंक टूट गया है तो ये इधर अटैक करता है और ये इधर अटैक कर लेता है। देख रहे हो ना, तो OH वाला जो O है वो कनेक्ट होता है, ऐसे ही इपॉक्साइड बन गया और ये बन गया RCOOH। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इपॉक्साइड की रिएक्शन तो हमने कर रखी है ना, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक SN1 टाइप और एक SN2। एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप और बेसिक मीडियम में SN2, और उसमें एंटी साइड से अपोजिट साइड से अटैक होता है हमेशा। तो ओवरऑल ये एक ट्रांस जैसा, मतलब एंटी एडिशन है ये, ठीक है ना। जरा एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो हमने ब्यूटूइन ले लिया, सिस, तीनों रिएक्शन करवा रहा हूं, बोलो। सबसे पहले बेयर्स सिन एडिशन है, बोलो मीजो पर सिन से क्या मिलेगा, सॉरी सिस पर सिन से क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करो सेम प्रोडक्ट सिन एडिशन से, और इसमें मान लो हमने PBA लिया फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस किया, बोलो क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है ना। सिस एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, सिस सिन एडिशन मीजो, याद है टेबल बना के बता रखा है मैंने आपको, एंटी एडिशन। बॉयज पे अटेंशन, साइक्लोहेक्सिन लिया है और वही तीनों रिएक्शन करवा रहे हैं, बेयर्स, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और पर एसिड फॉलोड बाय H3O+। तो बोलो सिन एडिशन है ना इसमें, तो क्या मिलेगा, दोनों OH सेम साइड से आएंगे, क्यों बेटा, ऑस्मियम में भी यही मिलेगा, इसमें दो मिलेंगे, क्यों, अगर ये एक ऐसे हो जाएगा ट्रांस तो दूसरा इसका मिरर इमेज हो जाएगा, लिख दूं प्लस मिरर इमेज, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनन्शियोमर्स होंगे, इनन्शियोमेरिक मिक्सचर या रेसिमिक मिक्सचर जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा। समझ गए क्या, क्लियर होगी बात। तो हमने किसी एल्कीन के लिए अभी तक क्या क्या ऑक्सीडेशन पढ़े, मिटा रहा हूं इसको, है अगर किसी एल्कीन की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बताओ। अगर हम ओजोनलिसिस करवाएं फॉलोड बाय जिंक वाटर तो हमें क्या मिलेगा, बोलो RCHO, क्यों, अगर हम ओजोनलिसिस करवाएं फॉलोड बाय H2O या H2O2 तो RCOOH, ठीक है ना। अगर हम हॉट KMNO4 से या K2Cr2O7 से
करें तो क्या मिलेगा, RCOOH, यही मिला ना। अगर हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से करें जो कि बेयर्स रिएजेंट है तो क्या मिलेगा बोलो, तो ये पर ऐसे मिलेगा, क्यों, यही मिलेगा। अगर ऑस्मियम से करें तो क्यों, यही मिल जाएगा। और अगर किसी पर एसिड से करें तो हाँ मिल, तो वही, मतलब प्रोडक्ट तो वही होगा ना। ये रेसिमी को अगर देख लेंगे कि सिस है कि ट्रांस है, ये भी नहीं मालूम है ना अपने को, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। एल्कीन के लिए यही पड़ा, एल्काइन के लिए देख लेते हैं। अल्काइन के लिए ओजोन लिसिस करवाया, फॉलोड बाय जिंक वाटर, देन यू विल गेट डाइकीटोन, एडजेसेंट डाइकीटोन। अगर हमने इसके लिए ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस करवाया, देन यू विल गेट COOH। अगर आपने इसको हॉट KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से करवाया, देन यू विल गेट द सेम, ठीक है ना। अगर कोल्ड डाइल्यूट बेयर्स वाले से KMnO4 से करवाया तो इसमें भी आपको ऐसे दोनों कार्बनों पे 4 OH लग जाएंगे और ये अनस्टेबल है, H2O निकाल कर ये एडजेसेंट डाइकीटोन ही फाइनली बन जाएगा, ठीक है ना। ऑस्मियम के साथ इसकी रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं है। ऑस्मियम इज ए पॉइजन, पॉइजन मतलब जो रिएक्शन स्लो करवाता है। ऑस्मियम इज ए पॉइजन, सो यू नो इट नॉर्मली डजंट रिएक्ट विद अल्काइन। अगर आप पर एसिड से कर दें, किसी पर एसिड से कर दें, ठीक है ना, फॉलोड बाय H3O+, तो रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब इस तरह का एक इपॉक्साइड रिंग बनेगा तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा जो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना, और इसीलिए इपॉक्सीडेशन नहीं हो पाता अल्काइन का, ठीक है ना।